तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटल नेकिंग के बारे में कि आपके पीसी में बॉटल नेकिंग क्यों होती है, बॉटल नेकिंग क्या होती है और अगर आपके पीसी में बॉटल नेकिंग हो रही है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके पीसी में बॉटल नेकिंग हो रही है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पीसी में बॉटल नेकिंग होने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि बॉटल नेकिंग क्या होता है। तो बॉटल नेकिंग जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि जैसे हमारी एक बॉटल होती है तो बॉटल का बेस चाहे कितना ही बड़ा हो, उसमें कितना भी लिक्विड स्टोर हो, लेकिन जब आप उस बॉटल को अपसाइड डाउन करते हैं तो जो आपकी लिक्विड बाहर निकलने की स्पीड होती है वो आपका बॉटल का नेक डिसाइड करता है। आपका बॉटल का नेक जितना वाइड होगा उतने ज़्यादा जो लिक्विड है वो एक बार में बाहर निकलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर ऐसा इमेजिन करिए और जो आपका लिक्विड है उसे रिप्लेस कर दीजिए फ्रेम से। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपके फ्रेम रेट्स है आपके पीसी में, उन्हें जो है आपका जो कंपोनेंट बॉटल नेक कर रहा है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपके मॉनिटरिंग डिस्प्ले होने से। ओवरऑल जो आपके फ्रेम रेट्स है वो आपको कम मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से जो कि बॉटल नेक कर रहा है। और बॉटल नेक जो है आपका सीपीयू भी कर सकता है और जीपीयू भी कर सकता है। ये बॉटल नेक वाली पॉसिबिलिटी दोनों सीपीयू और जीपीयू दोनों के साथ ही पॉसिबल है। तो अब बात आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपका पीसी है वो बॉटल नेक कर रहा है या नहीं। तो ये चीज मैं आपको दो एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा। तो यहाँ पर केस 1 लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक गेम खेल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो आपका जीपीयू है वो 60% यूज हो रहा है और जो आपका सीपीयू है वो 100% यूज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका जीपीयू है वो 60% यूज हो रहा है तो 40% जो है वो खाली है, 40% रिसोर्सेज उसके पास खाली है और जो आपका सीपीयू है वो यहाँ पर 100% यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि जो आपका सीपीयू है वो बॉटल नेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जीपीयू के पास रिसोर्सेज खाली है, अभी वो और काम कर सकता है और भी चीजें प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपका सीपीयू है वो 100% यूज हो गया है और वो जो है अब और काम नहीं कर सकता है। और सीपीयू का जो काम होता है वो है शेडर्स और टेक्सचर्स को जीपीयू को देना ताकि वो फ्रेम्स को प्रोसेस कर पाए। तो जीपीयू तो जो है वो खाली बैठा है, वो और फ्रेम्स को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन प्रोसेसर जो है वो फुली यूटिलाइज हो चुका है और वो और काम नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो सीपीयू है वो बॉटल नेकिंग कर रहा है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं केस 2 में। तो यहाँ पर अब आप एक दूसरा गेम खेल रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका सीपीयू है वो 60% यूज हो रहा है और जो आपका जीपीयू है वो 100% यूज हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो आपका सीपीयू है वो 60% यूज हो रहा है तो उसके पास अभी भी 40% रिसोर्सेज खाली है, अभी वो और काम कर सकता है। पर आपका जो जीपीयू है वो यहाँ पर 100% यूज हो रहा है और वो और काम नहीं कर सकता है। तो इस केस में जो है आपका जीपीयू बॉटल नेक कर रहा है। और बॉटल नेकिंग जो है वो सीपीयू के केस में अच्छी नहीं होती है, सीपीयू को बॉटल नेक नहीं करना चाहिए और जीपीयू के केस में जो है बॉटल नेकिंग अच्छी मानी जाती है। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो क्या होता है कि जब आप अपने पीसी को चालू करते हो तो तभी से जो है आपका प्रोसेसर चालू हो जाता है, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है वो चालू हो जाता है आपके पीसी के चालू होने के साथ ही, और तब तक चलता रहता है जब तक कि आप अपने पीसी को बंद ना कर दे। लेकिन जीपीयू के साथ ये केस नहीं है। जीपीयू केवल तभी चलता है जब आप कोई ग्राफिक इंटेंसिव काम करते हैं, फिर चाहे वो गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर कुछ और हो। तो पूरे टाइम जो है वो जीपीयू नहीं चलता है। iGPU हो सकता है पूरे टाइम चलता हो, लेकिन जो आपका डेडिकेटेड जीपीयू होता है वो पूरे टाइम नहीं चलता है। पर गेमिंग के टाइम जो है आपकी सीपीयू का काम होता है टेक्सचर्स और शेडर्स को आपके जीपीयू को देना ताकि वो उन्हें प्रोसेस कर सके, उन्हें रेंडर कर सके। तो सीपीयू का काम केवल ये नहीं होता है। सीपीयू को जो है आपके पीसी में और भी ज्यादा प्रोसेसिंग करनी होती है, काफी सारी प्रोसेसिंग करनी होती है और बैकग्राउंड में भी काफी चीजें होती है जो सीपीयू को करनी होती है। तो इस कारण से जो है अगर आपका सीपीयू आपके पूरे गेम में ही 100% यूटिलाइज हो जाएगा तो फिर वो बाकी के टास्क तो कर ही नहीं पाएगा, आपके बैकग्राउंड में जो भी टास्क चल रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं पाएगा। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको शायद स्ट्रीमिंग भी करनी होती होगी, रिकॉर्डिंग भी करनी होती होगी, तो इसके लिए जो है आपको सीपीयू पावर चाहिए होती है। और अगर आपका सीपीयू पूरा 100% यूटिलाइज हो जाएगा आपके गेम में ही तो फिर वो बाकी कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो होता है सीपीयू का बॉटल नेक करना अच्छा नहीं होता है, पर वहीं जीपीयू का बॉटल नेक करना अच्छा होता है। तो जीपीयू का बॉटल नेक होना यानी कि जीपीयू जो है 100% यूटिलाइज हो रहा है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जीपीयू के पास रिसोर्सेज खाली नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो जीपीयू होता है उसका काम ही यही है कि वो आपके जो गेम के फ्रेम्स है उन्हें रेंडर करे और इसके अलावा जीपीयू का और कोई काम नहीं होता है। और जीपीयू 100% यूटिलाइज हो रहा है और
CPU जो है वो 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो CPU है उसने पहले से ही फ्रेम्स जो है रेंडर करने के लिए रख दिए हैं GPU के पास, और GPU के पास अभी जो फ्रेम वो प्रोसेस कर रहा है उसके अलावा भी और फ्रेम्स रखे हुए हैं रेंडर करने के लिए। तो इससे एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जो आपका GPU है वो खाली नहीं बैठेगा, उसके रिसोर्सेज जो है वो 100% यूटिलाइज हो जाएंगे, और फिर भी उसके पास आगे अभी और भी फ्रेम्स रहेंगे जो कि उसे रेंडर करना है। तो इससे जो है आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका GPU जो है पूरे टाइम 100% यूटिलाइज हो रहा है और आपको फ्रेम्स जो है अच्छे से रेंडर करके दे रहा है, और CPU फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, यानी उसके पास अभी और प्रोसेसिंग पावर बची है आपके PC में बैकग्राउंड में और भी टास्क करने के लिए। तो इसलिए जो है CPU का बॉटलनेक करना अच्छा नहीं होता है, पर GPU का बॉटलनेक करना अच्छा होता है, और सभी GPUs को जो है बॉटलनेक करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ गेम्स जो होते हैं वो CPU इंटेंसिव होते हैं, वहीं कुछ गेम्स जो होते हैं GPU इंटेंसिव होते हैं, और कौन सा गेम CPU इंटेंसिव होना है और कौन सा GPU इंटेंसिव होना है ये टोटली डिपेंड करता है उस गेम के डेवलपर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो बैटलफील्ड 1 जो गेम है वो CPU इंटेंसिव है, और वहीं जब आप विजर 3 खेल रहे हैं और आप अपने हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं जंगलों के बीच से, तो वो गेम वहां पे एक GPU इंटेंसिव गेम है। तो गेम को GPU इंटेंसिव होना है, CPU इंटेंसिव होना है, ये टोटली डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपका CPU बॉटलनेक कर रहा है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिसकी मदद से जो है आप अपने CPU की बॉटलनेकिंग जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर पाओगे। तो सबसे पहली टिप है क्लोज अननेसेसरी प्रोग्राम्स। तो अगर आपके PC में कुछ भी बैकग्राउंड से कुछ भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहा है जिसकी कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको तुरंत उसे क्लोज कर देना है, जिससे कि जो है आपके CPU पे लोड कम पड़ेगा और बॉटलनेकिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। टिप नंबर 2, इफ पॉसिबल ओवरक्लॉक योर CPU। तो अगर आपके CPU ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है, अगर पॉसिबल है ओवरक्लॉकिंग करना, तो उसे जरूर से ओवरक्लॉक कर लो, तो इससे भी जो है बॉटलनेकिंग काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, लोअर CPU इंटेंसिव गेम सेटिंग्स। तो अब आपने कोई भी बैकग्राउंड में प्रोग्राम जो चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया है और अपने CPU को भी ओवरक्लॉक कर दिया है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो ये टिप जो है वो आपके काम आ सकती है। तो बेसिकली आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें काफी सारी ग्राफिक सेटिंग्स होती है। कुछ ग्राफिक सेटिंग जो है वो GPU का अफेक्ट करती है, GPU पे लोड डालती है, और कुछ ग्राफिक सेटिंग जो है वो CPU पे लोड डालती है। तो जो सेटिंग CPU पे लोड डालती है आपको उन्हें डिक्रीज कर देना है, या फिर जो भी उनका मिनिमम लेवल है आपको उस पे उन्हें सेट कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ CPU इंटेंसिव गेम सेटिंग्स बताऊं तो वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, वेजिटेशन, शैडो, ड्रॉ डिस्टेंस, और भी कुछ ऐसी CPU इंटेंसिव गेम सेटिंग्स होती है। आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको बड़ी आराम से गूगल पे मिल जाएगी। तो आपको इन सेटिंग्स को जो है मिनिमम पे सेट कर देना, या फिर जो भी उनका लोएस्ट लेवल है आपको उस पे सेट कर देना, तो इससे भी जो है आपके CPU पे लोड बहुत कम हो जाएगा। और अगर इतनी चीजें करने से भी आपके CPU की जो बॉटलनेकिंग है वो रिड्यूस नहीं हुई है, तो फिर आखिरी में यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, और वो ऑप्शन है अपग्रेड का। आपको अपना CPU अपग्रेड करना ही होगा, क्योंकि अगर इन सब चीजों से आपकी बॉटलनेकिंग कम नहीं हुई है तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है CPU अपग्रेड का, और आपको CPU अपग्रेड करना ही होगा। अगर आपके पास एक डेस्कटॉप है तो फिर तो आप बड़ी आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, पर अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो ये लैपटॉप में ये चीज पॉसिबल नहीं है, फिर आपको जो है एक नया लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।